जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7 के अध्याय नंबर 2 नए राजा और राज्य। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे राजा के बारे में देखेंगे कि इतिहास में कितने सारे राजा हुए, उनके कहाँ कहाँ पर राज्य थे, कहाँ कहाँ पर शासन करते थे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर बहुत सारा मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे राजा के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से राजा थे, किसने क्या बनाया। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछली कक्षा मतलब कि कक्षा 6 के बारे में वो बोल रहा है, तो उसमें आपने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मतलब कक्षा 6 में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग फिर भी समझ लेंगे बढ़िया से। तो हर्षवर्धन जो था, सो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो 7वीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मतलब कि जब हर्षवर्धन मर गया 7वीं शताब्दी में, उसके बाद बहुत सारा नए नए क्षेत्र में अलग अलग शक्ति मतलब कि अलग अलग राजा आया। उसके बाद ये बड़े जमींदार और योद्धा थे। मतलब कि जैसे ये राजा ख़त्म हो गया, उसके बाद जो बड़े बड़े जो जमींदार थे ना, जो इसके पास बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन था, जो योद्धा था, जो कि लड़ाई लड़ता था, जो सामंत कहलाते थे। जैसे सामंत किसको बोलेंगे? जो बड़ा बड़ा जमींदार और योद्धा थे ना, उसको सामंत बोलता था। जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता था उसको हम लोग बोलते थे सामंत। तो बड़े बड़े राजा, जो जमींदार था जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन था, वो अपने आप को फिर राजा उजा बोलने लग गया कि हम अब राजा बनेंगे। तो इन्हें राजा द्वारा विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। मतलब कि राजा ना लोगों को ना विशेष शक्ति प्रदान दिया था। मतलब बोल रहा था कि आप लोगों को एक विशेष शक्ति प्रदान रहेगा, आप लोग अगर कुछ करना चाहेंगे तो आप लोग के पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर रहेगा। इस समय भारत में 3 नए राजवंशों ने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली। मतलब कि जब हर्षवर्धन मर गया उसके बाद कितने राजा? तो 3 राजा नए नए आए। ये राजवंश दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। मतलब कि 3 थे। जैसे दक्कन का पठार मतलब कि हम लोगों का दक्षिण भारत में जो होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग भारत का नक्शा अगर बनाते हैं तो जैसा भी बन रहा है देख लेते हैं। जैसे अगर ये वाला हम लोग को अगर भारत है, मान के चलते भारत है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में हम लोगों को क्या था? तो यहाँ पर राष्ट्रकूट था। जैसे यहाँ पर बोला, उसके बाद फिर पूर्वी में पाल वंश। यहाँ पर पूर्वी था ना, पूर्वी में था पाल वंश, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम मतलब कि इधर पश्चिम में हम लोगों को था गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है तीनों जगह 7वीं शताब्दी में 3 नए नए राजा थे। तो ये तीनों कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ते थे। मतलब कि एक जगह था कन्नौज एक जगह था, ठीक है। वहाँ पर बोलता था, ये सब तीनों राजा लड़ते रहता तो बोलता था कि कन्नौज पर हम शासन करेंगे। इस टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। मतलब कि ये जो तीनों लड़ा करते थे ना, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, मतलब ये सब तीनों जब लड़ा करते थे एक साथ कि हम कन्नौज पर शासन करेंगे, तो ये लोग जब तीनों लड़ाई करते थे तो उसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। देखो, इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार सफल हुए। मतलब जो गुर्जर प्रतिहार था वो जीत गया। मतलब गुर्जर प्रतिहार किधर का था? पश्चिम का था ना, तो पश्चिम वाला जीत गया और ये सब दोनों हार गया। मतलब कि कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया? तो गुर्जर प्रतिहार का हो गया। अब हम लोग यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट कौन था। राष्ट्रकूट मतलब कि एक वंश था। वंश मतलब क्या होता है? जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता था ना, तो वहाँ पर अलग अलग एक वंश बन जाता था। मतलब कि राष्ट्रकूट बन गया तो उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा, तो उस तरह राष्ट्रकूट एक वंश था। मतलब एक राजा का कुल था राष्ट्रकूट। फिर पाल वंश एक अलग राजा था। तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। सामंत का मतलब होता है उसके साथ साथ चलते थे। मतलब सामंत मतलब कि उसका, जैसे सामंत अभी पढ़े ना, जैसे जमींदार हो गया, जो ज़्यादा पैसा वाले थे उसको बोलते हैं सामंत। तो जो राष्ट्रकूट थे ना, सो चालुक्य के सामंत थे। मतलब कि चालुक्य जैसे कि चालुक्य हो गया ना, तो चालुक्य पहले राजा था, ठीक है। तो राजा ना अपने पास ना बहुत सारा जमींदार रखा था, बहुत सारा सेना रखा था। तो वो सब ना, जो भी सेना होना था ना, तो सेना सब में एक राष्ट्रकूट भी था। तो सेना में एक क्या था? राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट लोग था ना, तो राष्ट्रकूट क्या हुआ कि जब चालुक्य सब खत्म हो गए ना,
तो सेना सब जो था ना राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश बोला कि अब हम लोग राजा बनेंगे, तो इन लोग राजा बन गए। वही लिखा है कि राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, मतलब कि चालुक्य क्या था, सामंत, इसका सामंत सब था। सामंत मतलब अब अभी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, सामंत मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी देखे थे ना सामंत। देखो सामंत किसे कहते थे, जो बड़ी जमींदार और योद्धा थे, जो सामंत कहलाते थे। मतलब कि जो योद्धा होता था और जो बड़ा बड़ा जमींदार था वो था सामंत। मतलब कि जो चालुक्य है ना, तो चालुक्य का जो भी जमींदार था राष्ट्रकूट सब, तो ये सब उसका सामंत था चालुक्य का। इतना तक ठीक है कि चालुक्य कौन था। हाँ। मतलब कि राष्ट्रकूट कौन था, राष्ट्रकूट था चालुक्य का सामंत था, मतलब कि इसका जमींदार था राष्ट्रकूट, ये बन गया उसके बाद राजा। परंतु उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मतलब कि चालुक्य सब ना बहुत ज़्यादा कमजोर था, तो क्या क्या ये जो राष्ट्रकूट था ना सो फायदा उठाया और चालुक्य सबको इसको हरा दिया और खुद बन गया राजा। मतलब कि इसके पास काम करता था ना, तो पता था राष्ट्रकूट को कि इन लोग का क्या क्या कमजोरी है, तो इन लोग का कमजोरी इसको पता था, तो ये क्या क्या एक दिन हमला कर दिया और उसको मार दिया और ये राजा बन गया, सत्ता स्थापित कर ली। दंती दुर्ग ने राष्ट्रवंश की स्थापना की। अच्छा, यह स्थापना मतलब क्या होता है, स्थापना मतलब होता है कि किसी वंश को स्थापित करना, मतलब कोई चीज़ को शुरुआत करना। तो राष्ट्रकूट जो है ना, तो राष्ट्रकूट पहले नहीं था, पहले एक आदमी था जिसका नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम था दंती दुर्ग। ये क्या क्या जो चालुक्य का जो राजा था ना उसको मार दिया और उसके बाद बोला कि अब हम रहेंगे राजा, तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, यहाँ तक दंती दुर्ग क्या क्या राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया, मतलब कि अपना एक राजवंश बना लिया राष्ट्रकूट वंश। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बोला जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो अपना राजधानी मानिकखेत बनाया। दो चीज़ यहाँ पर याद रखना है। उसने महाराजा अधिराज, परमेश्वर, भट्टराज जैसी उपाधियाँ धारण की। उपाधि मतलब कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके हम लोग जैसे कि उसको हम लोग पुकारने के लिए, मतलब कि एक तरह का होता है टाइटल होता है, जैसे महाराजा धीराज, मतलब दंती दुर्ग बोला कि हम महाराजों का भी राजा हैं, महाराजा धीराज, हम परमेश्वर हैं, हम भगवान हैं, दंती दुर्ग बोला, तो इसको अलग अलग नाम से इसको पुकारा गया। फिर भट्टराज जैसे उपाध्याय इसको दिया गया। उसने कैलाशनाथ मंदिर बनाया, एलोरा बनाया। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा कि कैलाश मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा है सो किसने बनाया था, तो राष्ट्रकूटों ने बनाया। उसके बाद अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा थे। मतलब कि ये जो दंती दुर्ग था, जो दंती दुर्ग के मरने के बाद उसका बेटा हुआ होगा, उसके बाद उसका और राजा हुआ होगा, तो अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के और भी अलग अलग इसी वंश के राजा थे। उसके बाद फिर ये यहाँ पर हम लोग राष्ट्रकूट को समाप्त कर दिया। उसके बाद हम लोग पाल वंश को देखते हैं। पाल वंश, राष्ट्रकूट हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रकूट में क्या क्या था, राष्ट्रकूट में पहले चालुक्य का सामंत था, मतलब कि चालुक्य को खत्म किया और उसके बाद फिर आ गया राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में कौन आया, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने स्थापना किया और उसका मानिकखेत अपना राजधानी बनाया। उसने एलोवेरा और कैलाश मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा 3 गुफा बनाया। अब यहाँ देखते हैं पाल वंश। पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कहाँ का, पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की। ये इंपॉर्टेंट है कि पाल वंश का स्थापना किसने किया, गोपाल ने किया। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने। पाल वंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। मतलब कि आज में जो हम लोग अब देखते हैं बिहार और बंगाल, तो वहाँ पर किसका शासन था, वहाँ पर पाल वंश का शासन था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, ओडिशा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। मतलब कि जो धर्मपाल का पुत्र जो देवपाल बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने क्या किया, अपना जो पाल वंश था सो उसको और भी जगह पर जाकर के अपना साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब अलग अलग जगह गया और राजा को हराया और उस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पाल वंश के शासक कौन सा धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म मानते थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाल वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक, 400 सालों तक
शासन किया। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है भारत का। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये हम लोग पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत में हम लोगों का पाल वंश शासन कर रहा था। और उसके बाद ये हम लोगों का है पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में हम लोग देखें कि यहाँ पर कौन शासन कर रहा था। पश्चिमी भारत में हम लोग को गुज्जर प्रतिहार वंश शासन कर रहा था, गुज्जर प्रतिहार वंश। और हम लोग का दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहा था, तो राष्ट्रकूट वंश शासन कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं उन लोगों का क्षेत्र कहाँ पर था। अब नीचे हम लोग देखते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश कहाँ थे, ये हम लोगों का पश्चिम तरफ था। पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुज्जर प्रतिहार की थी। मतलब पाल वंश जो था, पाल वंश पूरब की तरफ था, तो पूर्व उत्तर पूर्वी भारत में हम लोगों का मतलब उत्तर भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा जो था वो गुज्जर प्रतिहार वंश का था। इस साम्राज्य के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। मतलब कि यहाँ पर बोला जाएगा कि गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो हरिश्चंद्र था। गुज्जर प्रतिहारों ने पश्चिम व मध्य भारत तक अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। राष्ट्रकूट बार बार प्रतिहारों व पाल शासकों से कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए संघर्ष करते थे। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि जो राष्ट्रकूट थे सो बार बार प्रतिहारों व पाल वंशों से कन्नौज और पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए संघर्ष करते थे। मतलब कि क्या होता था कि यहाँ पर जो राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट हम लोग यहाँ पर भारत में देखें, यहाँ पर एक ट्रिक भी हम लोग बना सकते हैं, GRP, जी से गुज्जर प्रतिहार, R से राष्ट्रकूट, P से पाल वंश। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, GRP। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ करता था कि यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग का गंगा का मैदान का क्षेत्र है। तो ये जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है, तो वहाँ पर कन्नौज के लिए ये सब तीनों लड़ाई करता था, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्र और पाल वंश, तो जिसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। कन्नौज व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर था। मतलब कि कन्नौज है, सो कन्नौज में व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत, मतलब कि उत्तर भारत में कन्नौज था, तो कन्नौज एक महत्वपूर्ण शहर था जहाँ पर क्या होता था, व्यापार होता था। इसे महोदय नगर कहकर भी पुकारा गया है। महोदय नगर किसे पुकारा गया है, तो कन्नौज को क्या बोला गया है, महोदय नगर नाम से भी पुकारा गया है। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के चोल वंशों के शासकों से भी संघर्ष किया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट यहाँ पर था, सो राष्ट्रकूट ने दक्षिण में एक और राजवंश था जिसका नाम था चोल वंश, तो चोल वंश से भी यहाँ पर मतलब कि युद्ध किया था या फिर संघर्ष किया था। ये राष्ट्रकूट थे किससे, चोल वंश। यहाँ पर चोल वंश दक्षिण भारत में था, तो उससे भी संघर्ष किया था। ऊपर में कुछ यह भी जाने दिया गया, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मतलब कि एक विश्वविद्यालय था, एक महाविद्यालय जहाँ पर दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। आधुनिक भागलपुर, मतलब कि बिहार में है अभी। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। धर्मपाल ने 783 से 820 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय जब बन गया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शैक्षिक स्तर में कमी आ रही थी, तो जिसके कारण धर्मपाल ने, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्मपाल मतलब कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो धर्मपाल ने बनाया था। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ था पता है, 1203 ईस्वी में ना बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम शासक आया था, तो ये क्या किया, इसको नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। कौन, बख्तियार खिलजी ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया, तो बख्तियार खिलजी। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, चोल वंश। चोल वंश से पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सामंत कौन थे, मतलब कि सामंत किसे बोलते थे। सामंत राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों
कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान कर देते थे। मतलब कि कुछ अधिकार दे देते थे कि हाँ तुम लोगों के पास कुछ अधिकार है, तुम लोग छोटा मोटा फैसला के लिए मेरे पास नहीं आना, कुछ अगर ज़मीन में अगर कुछ वाद विवाद हो जाता है तो तुम लोग जमींदार सब अपने सुलझा लेना। तो उन लोगों को कुछ क्या करते थे, कुछ राजनीतिक शक्ति भी प्रदान कर देते थे, अधिकार। उन्हें सामंत कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर है? सामंत किसे कहा जाता था? हाँ। तो सामंत बड़े जमींदार को और कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ जो राजनीतिक अधिकार दे दिए जाते थे उन्हें हम लोग सामंत कहते थे। ये सामंत राजा के शासन चलाने में मदद करते थे। मतलब कि जो भी राजा का शासन चलता था तो उसमें राजा का मदद करता था। ये जनता से कर वसूल करते थे। मतलब कि जैसे टैक्स होता है ना, मतलब कि जैसे कि उस समय चावल किसी के घर से लिया जाता था या सोने के सिक्के टैक्स के रूप में। मतलब कि टैक्स इसलिए लिया जाता था ना ताकि उन लोगों को बोला जाता था कि अगर दूसरा राजा इस राज्य में हमला करेगा तो हम लोगों का जो राजा है सो आपका रक्षा करेगा। तो इसके लिए आपको हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, तब आपका मतलब कि कर देना पड़ेगा, तब हम लोग आपका सुरक्षा करेंगे। तो इसलिए कर वसूल करते थे। इनके पास छोटी सेना भी होती थी जिससे वे राजा को युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करते थे। मतलब कौन? तो जमींदार थे ना। तो जमींदार के पास क्या था? सो जमींदार के पास एक छोटा सा सेना भी था। मतलब कि जब कभी अगर राजा को अगर युद्ध करना पड़ा तो उस समय क्या करता था कि सेना सहायता देता था। जमींदार से बोलता था कि ठीक है मेरा भी सेना ले जाइए अगर आपको ज़रूरत है तो। सेना प्रदान करते थे। सामंतों द्वारा वसूले गए कर से वे अपने सेना व जागीर का संचालन करते थे। मतलब कि जो सामंत है ना, जो सामंत पैसा वैसा जो कर लाए, मतलब कि जो भी टैक्स और जो भी सेना जो भी चीज़ लाए हम सामंत सब लोगों से गांवों से वसूल करके, तो वो क्या करते थे, वो अपनी सेना और जागीर का संचालन के लिए यूज करते थे। मतलब कि जो भी सेना उना हो गया उन लोगों को खाना पीना के लिए देते थे। जो भी लोग वहाँ पर रहते थे वो जो सुरक्षा करते थे तो उन लोगों को खाना पीना देते थे जो भी टैक्स उठा करके गांव से लाते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। मतलब कि जो अगर नॉर्मल सा, मतलब कि अगर थोड़ा मोड़ा पैसा सामंत के पास है तो ठीक है वो सामंत है, लेकिन सामंत के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से वो कर वसूल करने लगा, तो अपने आप को बोलता था कि हम सामंत नहीं, हम महासामंत हैं, हम महामंडलेश्वर है। अपने आप को वो लोग घोषित कर लेता था। कौन? सामंत। सामंत समझ में आ गया? सामंत किसको बोलते हैं? जो पैसा लेता था, जो टैक्स लेता था, जो बड़ा बड़ा जमींदार होता था उसको हम लोग सामंत कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चोल शासक। मतलब चोल वंश जो कि दक्षिण भारत में थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रकूट और चोल वंश के साथ हमेशा क्या होता था, हमेशा युद्ध चलते रहता था। चोल वंश, ठीक है। चोल शासक के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चोल शासक कहाँ के थे? तो वो दक्षिण भारत मतलब कि नीचे वाले भारत के रहने वाले थे। कहाँ पर? दक्षिण भारत। दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे प्राचीन था। मतलब कि सबसे पुराना जो था दक्षिण भारत में तो वो चोलों का शासन था, चोलों का राज्य था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ये संस्थापक जितना भी मिलेगा उतना सबको याद रखना है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ये भी याद रखना है। उसने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। मतलब कि जो पल्लव था सो पल्लव से लड़ाई किया। कौन लड़ाई किया? चोल वंश। पल्लव किधर था? पल्लव पूरब में था। यहाँ पर हम लोग अभी देखे ना, यहाँ पर पल्लव वंश थे ना, सॉरी पाल वंश थे। पाल और पल्लव दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पल्लव अलग है, पाल अलग है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पल्लव वंश। तो पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। मतलब कि जो चोल वंश था सो पल्लव वंश को हटा दिया और चोल वंश जीत गया और कहाँ पर? तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और बोला कि हम लोग एक स्वतंत्र राज्य हैं। एक युद्ध में प्रांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक युद्ध हुआ था जब प्रांतक प्रथम और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय, कौन कौन यहाँ पर बोल रहा है? प्रांतक प्रथम और राजा कृष्ण
द्वितीय, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। प्रांतक यहाँ था और राजा कृष्ण यहाँ पर था। राजा कृष्ण कहाँ का था? राष्ट्रकूट था। और ये जो प्रांतक प्रथम है सो चोल वंश का था। चोल वंश का था प्रांतक और राष्ट्रकूट का था राजा कृष्ण। तो दोनों में जब युद्ध हुआ तो कौन जीता? तो राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। मतलब कि राजा कृष्ण द्वितीय जीत गया और इससे हार का सामना करना पड़ा था प्रांतक प्रथम को। प्रांतक प्रथम हार गया था और राष्ट्रकूट के राजा द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। मतलब कि ये जीत गया था। हार के बावजूद कौन हारा था? प्रांतक प्रथम हार गया था। हार के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में लग गया। बोला कि हम अपना राज्य को शक्तिशाली बनाएंगे। कौन बोल रहा था? चोल वंश का शासक प्रांतक प्रथम बोल रहा था। इसने पांड्य राज्य पर विजय हासिल किया। मतलब कि अब ये जो चोल वंश का जो प्रांतक प्रथम था वो गया पांड्य राज्य और पांड्य राज्य को हरा दिया और उसके बाद फिर वहां पर जीत गया, पांड्य राज्य को जीत लिया। इसके बाद चोल के राजाओं में राजा राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मतलब कि इसके बाद जो राजा थे ना चोल वंश के, सो प्रांतक प्रथम जब वहां पर पांड्य को जीत गया उसके बाद सबसे शक्तिशाली राजा कौन आया? तो राजा राज प्रथम आया। तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था। वह एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता थे। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा महान विजेता था। उसने गंगवंशी शासकों और केरल के राजा को पराजित किया। बोला जा रहा है कि यहाँ पर गंगवंशी शासकों और केरल के राजा को पराजित किया। मतलब कि गंगवंशी को हराया, केरल के राजा को हराया। कौन हराया था? राजा राज प्रथम ने हराया था। तथा पांड्यों को मदुरा छीन लिया। पांड्य से क्या छीन लिया? मदुरा को छीन लिया। उसके बाद राजा राज प्रथम ने समुद्र पांड्यों के महत्व को समझा। मतलब कि जो समुद्र था तो समुद्र के महत्व को समझा कि समुद्र कितना ज़्यादा जरूरी है। अतः वह सामुद्रिक विजय के लिए निकल पड़ा। मतलब कि बोला अब हम समुद्र को भी जीतेंगे। सामुद्रिक विजय पर निकल पड़ा और लंका मतलब जो श्रीलंका है सो श्रीलंका के उत्तरी भाग और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। मतलब समझ सकते कि राजा राज प्रथम कितना ज़्यादा शक्तिशाली था। भारत में तो जीता ही, पांड्य को हरा दिया, मदुरा छीन लिया, गंगवंशी राजा को हरा दिया, केरल को भी जीत लिया, श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा, अपने देश छोड़ करके दूसरा श्रीलंका देश में भी उत्तरी भाग में जीत लिया, फिर मालदीव में भी जा करके वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया राजा राज प्रथम ने। इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्यों में आने लगा। मतलब जो पश्चिम व्यापार जो उधर गुजरात तरफ था तो उधर से जो भी धन लाता था सो चोल साम्राज्य में आने लगा, जो भी उधर से पैसा आता था। चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा क्योंकि बहुत सारा जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। कौन? राजा राज प्रथम ने। हालांकि राजा राज बहुत ही अधिक समय तक इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। मतलब कि वहाँ पर उतना बहुत दिनों तक वो अपना राजा नहीं रख सका, उतना ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर पाया। वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं विधा का संरक्षक तथा उदार एवं सहिष्णु राजा भी था। राजा राज प्रथम का पुत्र जिसका नाम था राजा राजेंद्र प्रथम चोल वंश का दूसरा सबसे प्रतापी शासक जो राजा राज था ना, जो कि श्रीलंका मालदीव सब जगह जीत गया था, उसका ही बेटा था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम चोल। ठीक है, राजा राज का बेटा का नाम था राजेंद्र प्रथम चोल, पुत्र का नाम। उसने अपने पिता की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए एक सुदृढ़ थल एवं जल सेना के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। बोला कि मेरे पिता इतना बड़ा साम्राज्य बनाए हैं, हम इसको अब और ज़्यादा बढ़िया से जो थल है, जो जमीन है, जो जल सेना है, इसको और ज़्यादा विस्तार करेंगे। हम साम्राज्य का विस्तार पर ध्यान दिया। कौन? राजेंद्र प्रथम चोल ने। उसके काल में चोलों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। कौन? चोल शासक। उसने चालुक्य, पांड्य, चेत तथा पाल शासकों को हराया। देख सकते हैं इसका पिताजी तो इतना सारा हराया ही, मदुरई को हराया, गंगवंशी केरल को हराया, फिर लंका मालदीव में इतना सारा अधिकार कर लिया, तो उसका बेटा भी कम नहीं था। उसने क्या किया? चालुक्य को हरा दिया, पांड्य को हरा दिया, चेर को भी हरा दिया।
तो पाल शासकों को भी हरा दिया, इतना सारे लोगों को हरा दिया उसने। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका पर संपूर्ण विजय राजेंद्र प्रथम चोल ने, लेकिन प्रथम विजय तो वो उसके पिताजी राजा राज प्रथम ने, क्योंकि उसने ही श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जीता था। लेकिन अगर संपूर्ण श्रीलंका बोलेगा तो संपूर्ण श्रीलंका उसके पुत्र ने राजा राज का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जीता था संपूर्ण श्रीलंका। उसने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे जावा में, सुमात्रा आदि पर भी विजय हासिल किया। मतलब कि इसने क्या किया, राजा राज प्रथम का पुत्र जो राजेंद्र प्रथम चोल, उसने अपना थल सेना जल सेना भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। जावा जो कि हम लोग आज इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, सो इंडोनेशिया पर, सुमात्रा पर भी विजय हासिल कर लिया। राजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। मतलब पतन का मतलब धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। मतलब राजेंद्र जो था राजेंद्र प्रथम चोल, उसके बाद फिर अच्छे राजा नहीं आए, इसको धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया, उसके बाद उसका राज खत्म हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा तत्कालिक झारखंड दिया हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि उस समय झारखंड में क्या हो रहा था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं के पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का झारखंड की राजनीति तथा संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। मतलब कि वो सब राजा सब लड़ाई कर रहा था, तो उस कारण झारखंड में भी प्रभाव पड़ा। उनमें से कोई ना कोई अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। मतलब कि जिसको मन करता था यहाँ पर, जैसे ही उसको अवसर मिलता था, जैसे ही लोगों को मौका मिलता था, तुरंत यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था, झारखंड में आकर के शासन करने लगता था। जैसे चतरा जिला हम लोग को झारखंड में है, तो चतरा के इटखोरी में महेंद्र पाल की शिलालेख से सिद्ध होता है। अब ये शिलालेख क्या होता है? शिलालेख एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर हम लोग, जैसे पत्थर हो गया तो पत्थर में खोद करके कुछ लिखते हैं ना, तो उसको शिलालेख बोलते हैं। तो महेंद्र पाल के कहाँ पर मिला है? तो चतरा के इटखोरी में महेंद्र पाल के शिलालेख से सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटा नागपुर, खास करके सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे ना, सो छोटा नागपुर, जो हम लोग का झारखंड है, जो हम लोग का झारखंड छोटा नागपुर में पड़ता है, तो वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश। मध्यकाल के प्रारंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए बाह्य जगत से अभी अप्रभावित नहीं रह गया था। मतलब कि अब बाह्य जगत, मतलब कि अलग अलग जगह से भी लोग भारत में, मतलब कि झारखंड में भी अपना प्रभाव छोड़ने लगे थे। मतलब कि भारत में भी, झारखंड में भी आने लगे थे। छोटा नागपुर खास में नागवंशियों का राज्य स्थापित हो चुका था। मतलब कि छोटा नागपुर में खास करके कौन सा? नागवंशी राज यहाँ पर स्थापित हो चुका था झारखंड में हम लोगों का, छोटा नागपुर में। हजारीबाग व मानभूम, जिसको हम लोग आज धनबाद के नाम से जानते हैं, तो उधर मानभूम में मान राजाओं का शासन था। और संथाल परगना क्षेत्र में कांगजोल राज का राज्य नष्ट हो चुका था। यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। आगे लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे चोल प्रशासक, जो भी हम लोगों का है। तो आगे अगर आप लोगों को देखना है तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।